जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और जोश से भरे हुए होंगे। दोस्तों, आपको पता होगा कि हम लोग सामाजिक विज्ञान का इम्पोर्टेंट सब्जेक्टिव पोर्शन को कर रहे थे और आज जो है उसकी 5वीं कक्षा है जिसमें हम लोग इसके आगे के प्रश्नों को करेंगे बच्चों। कुल मिलाकर के मैं आपको 100 वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन कराऊँगा। अरे सर जी, सब्जेक्टिव में क्या कराओगे? सब्जेक्टिव में मैं 2 नंबर वाला क्वेश्चन कराऊँगा, ठीक है? और इसी से आपके एग्ज़ाम में बेसिकली क्वेश्चन आएगा, सारा का सारा प्रश्न मैं आपको हमेशा से ही बता रहा हूँ, पीवाईक्यू है। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है और पिछले साल का प्रश्न आपके एग्ज़ाम में काफ़ी बार पूछा जाता है बच्चों। सारा का सारा प्रश्न आपका यहीं से आएगा, एक बार फटाफट से याद कर लेंगे। और देखिए बच्चों, पिछला क्लास का रिवाइज़ करते रहेंगे। बात करें टेलीग्राम की, तो यहाँ से आप लोग टेलीग्राम से जुड़ जाएँगे और इसका पीडीएफ जो है आपको पीडीएफ जो है आपको टेलीग्राम चैनल पे देखने को मिलेगा। साथ ही में मैं प्रयास करूँगा कि इसका पीडीएफ जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डलवा दूँ, तो वहाँ से भी आप लोग पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। और टेलीग्राम चैनल पे आपको क्विज़ेज़ भी देखने को मिलता है, तो क्विज़ भी आप लोग वहाँ से ज़रूर लगाइएगा, ठीक है जी? चलिए बात करेंगे, प्रश्न की शुरुआत करेंगे। प्रश्न है आपका कि हरित क्रांति से आप क्या समझते हैं? हरित क्रांति क्या है? इसको समझने का प्रयास करते हैं बच्चा। देखिए, दरअसल बात ये है कि 1947 में जब अपना भारत देश आज़ाद हुआ था, तो उस समय से जो है पंचवर्षीय योजना मतलब 1950 से बात कर सकते हैं, पंचवर्षीय योजना बनना प्रारंभ हो गया था। अब होता क्या है कि उस समय कृषि उतनी अच्छी नहीं हो रही थी, अंग्रेज तो ताज़ा-ताज़ा लूट करके गया था, भारत से निकाला गया था। तो जनसंख्या भी भारत में अधिक था और खेती भी उतना अच्छा नहीं हो पा रही थी, जिसकी वजह से भारत में भुखमरी की स्थिति थी। मतलब लोग का इतना मतलब इनकम कम था, उत्पादन कम हो रहा था कि भूख के मारे लोग मरने लगे थे। तो इसमें जो है वैज्ञानिकों ने विशेष ध्यान दिया और वैज्ञानिक के द्वारा आपको तो पता ही है कि भैया जो भी केमिकल लॉन्च होता है वैज्ञानिक ही करता है। तो वैज्ञानिक जो है सोचा कि अब थोड़ा-सा क्यों ना खेती-बाड़ी पर ध्यान दिया जाए, तो उन्होंने खेती-बाड़ी पे ध्यान देते हुए अच्छा किस्म का, अच्छा प्रकार का, अच्छा क्वालिटी का बात करें, तो अच्छा क्वालिटी का बीज का निर्माण किया। साथ ही में सिंचाई करने की व्यवस्था की, सिंचाई करने की अच्छी व्यवस्था की, गहरी जुताई के लिए ट्रैक्टर का आविष्कार किया, ट्रैक्टर बनाया, ये सब काम किया। पहले ये सब चीज़ था नहीं, पहले कुदाल से आदमी कोड़ता था, कितना गहरा जुताई होगा? नहीं हो पाएगा। पहले हाथ से पानी ले जा करके बाल्टी-बाल्टी देता था, कितना सिंचाई होगा? नहीं हो पाएगा। बढ़िया किस्म का बीज नहीं था, 100 बीज लाता था तो 20 गो में पेड़ उगता था, बाकी बर्बाद। तो ऐसा समस्या था और ऊपर से फसल भी जो होता था, तो उसमें भी दाना नहीं होता था। तो इतना सब समस्या होने के बाद जो है वैज्ञानिक इस सब पे ध्यान देते हुए सुधार किया इसमें। अच्छा किस्म का बीज लाया, उसके बाद सिंचाई के लिए बोर्डिंग वगैरह सब का व्यवस्था किया, मोटर वगैरह और गहरा जुताई के लिए ताकि जुताई अच्छा हो ज़्यादा अंदर तक जुताई कर सकें, इसके लिए ट्रैक्टर का आविष्कार किया। अच्छा जी, और क्या हुआ? इससे क्या होगा बच्चा और इसके बाद कीटाणुनाशक का भी आविष्कार किया मतलब कीटाणुनाशक मतलब कीड़ा-मकोड़ा को मारने वाला दवाई भी बनाया। इस सब से क्या हुआ, अचानक जो है अचानक उपज में बहुत ज़्यादा वृद्धि हो गई। अचानक मतलब ये नहीं कि आज लगाया कल हो गया। मतलब फसल लगाने के बाद एकाएक जो है पहले बहुत कम होता था और अचानक फसल में इस बार जो लगाया फसल में बहुत ज़्यादा वृद्धि हो गई। तो यही जो अचानक परिवर्तन होता है इसी को हम लोग क्रांति कहते हैं। तो किसमें परिवर्तन हुआ? फसल उत्पादन में। फसल कैसा होता है? हरा होता है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? हरित क्रांति बोल देंगे। समझ में आ गया? फसल देखिए कोई भी चीज़ अचानक हुआ ना, अचानक परिवर्तन होता है तो इसको हम लोग क्रांति बोलते हैं, ठीक है? अब फसल अचानक परिवर्तित हो गया, पहले कम होता था, अब ज़्यादा होने लगा, इसको फसल क्रांति बोल सकते थे। लेकिन फसल हरा होता है तो भैया नाम रखने का अपना-अपना मन है, हरित क्रांति बोल दो, क्या दिक्कत है? मेरा क्या जाता है? कुछ नहीं जाता है। तो यही हरित क्रांति के नाम से जानते हैं, इसको पढ़ लिया जाए। हरित क्रांति 1960 के दशक में, दशक मतलब होता है 10 साल मतलब 1960 से 1970 के बीच में बोल रहा है। हुआ था। इसके पहले खेती उतनी अच्छी नहीं होती थी और ना ही कृषि में के लिए ज़्यादा अच्छे संसाधन थे। संसाधन मतलब जिससे खेती किया जा सके। कुदाल-फावड़ा से खेती होता था खुरपी वगैरह से। 1960 के दशक में वैज्ञानिकों ने अच्छे बीज का निर्माण किया, गहरी जुताई के लिए ट्रैक्टर उपलब्ध कराया, सिंचाई की व्यवस्था की, कीटाणुनाशक की व्यवस्था की, जिससे उपज में बहुत ज़्यादा वृद्धि हो गई और एकाएक हुए इस परिवर्तन को हम लोग हरित क्रांति के नाम से जानते हैं। ठीक है? पीडीएफ से 1-2 बार और पढ़ लीजिए। अगला देखिए, अगला है कि कुटीर उद्योग का क्या महत्व है? अब सर जी कुटीर उद्योग इसमें क्या होता है? लोग सब कूट देता है क्या पकड़ के? हैं? या ये उद्योग में सब सामान कूट के बनाया जाता है? या बेचने वाला को कूट दिया जाता है? ऐसा कुछ नहीं। कुटीर उद्योग मतलब होता है जो घर से उद्योग चलाया जा सके उसको हम लोग कुटीर उद्योग बोलते हैं, छोटा-छोटा उद्योग होता है। जैसे आप अगर बात करें, अगरबत्ती की बात कर लीजिए, ये भी आपका जो है ये भी आपका कुटीर उद्योग है। जैसे आप लोग बात कर लीजिए, घड़ा वगैरह जो बनाता है, घड़ा जो बनाता है, और उसके बाद जो है आपका दिया वगैरह जो बनाता है, उसके बाद खिलौना वगैरह जो बनाता है, ये सब आपका छोटा-छोटा उद्योग है, इस सबको हम लोग कुटीर उद्योग में ले गिनते हैं, ठीक है? इसका क्या महत्व है? अब आप ही बताइए अगर कुटीर उद्योग मतलब ये सब छोटा-छोटा उद्योग नहीं होगा, तो लोग बेरोज़गार होगा कि नहीं होगा? अरे भैया आदमी पे बुरा प्रभाव ही तो पड़ेगा। मतलब ये सब बहुत इम्पोर्टेंट है समाज के लिए। यदि ये नहीं होगा, आप अगरबत्ती खरीद नहीं पाएँगे, खरीदिएगा क्या भैया? बाहर से खरीदना पड़ेगा आपको, हाँ?
विदेश का वस्तु आएगा उससे खरीदना पड़ेगा या उद्योग से खरीदना पड़ेगा। अभी कम से कम ये सब उद्योग है तो कम छोटा-मोटा जो आदमी है उसको रोज़गार तो मिला हुआ है। कुटीर उद्योग आम आदमी के लिए बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। इससे कई बेरोज़गारों को काम मिलता है, बिल्कुल। कुटीर उद्योग लोगों को बेरोज़गार का एक बहुत बड़ा स्रोत है। जी, बिल्कुल स्रोत है। अब कुटीर उद्योग नहीं रहेगा तो कुछ लोग जो है, जो लोग कुटीर उद्योग में लगे हुए हैं, उनको रोज़गार नहीं मिलेगा। अरे भैया, कुछ को तो फ़ायदा हो रहा है उसमें। लेकिन जैसे ही औद्योगीकरण हुआ, कुटीर उद्योग धीरे-धीरे, धीरे-धीरे समाप्त होने लगा, धीरे-धीरे, धीरे-धीरे खत्म होने लगा। अभी जो अगरबत्ती है, ये फैक्ट्री में बनने लगा। ये जो घड़ा है, ये भी मशीन बनाने लगा। दिया है, ये भी मशीन बनाने लगा। अभी गाँव वगैरह में ये सब घड़ा सब अपने से बनाया जाता है। बाकी सब तो उद्योग मशीन बना रहा है। ये देखिए, ये सब डलिया सब जो है, यही सब आपका कुटीर उद्योग में आता है। ठीक है? अगला प्रश्न देखेंगे बच्चा। अरे सर जी, ये कैसा लेके आ गए? चलिए कोई बात नहीं, देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, भूकंप से बचने के 3 उपाय। अब देखो भैया, यहाँ भूकंप आया है, कैसा खतरनाक, सब चीज़ गिरा पड़ा दिया है। तो भूकंप से बचने का 3 गो उपाय लिखना है। क्या दिक्कत है? लिखेंगे भूकंप से बचने के निम्नलिखित उपाय हैं। अब क्या-क्या उपाय है, ज़रा उसको देख लेते हैं जी। पहला उपाय बच्चा, पहला उपाय, घर का निर्माण भूकंप रोधी तरीके से करना। मतलब घर का निर्माण ऐसे करेंगे कि भूकंप भी आए तो नुकसान नहीं हो ज़्यादा। मतलब सर जी, घर का निर्माण जो है आप त्रिकोणी त्रिकोणी मतलब 3 कोना वाला कर दीजिए या ऐसे कर दीजिए आयताकार। इसका दीवाल जो है इस पे गिर के रह जाएगा, इसका दीवाल इस पे गिर के रह जाएगा। मतलब ऐसा तरीके से करना कि भूकंप आए तो कोई नुकसान नहीं हो। या आप या आप बाँस हुआ या लकड़ी का घर बना दीजिए, इससे ज़्यादा नुकसान भी नहीं होगा। भूकंप लेखी यंत्र द्वारा भूकंप का पूर्वानुमान कर लेना। भूकंप लेखी यंत्र क्या होता है जी? इससे भूकंप पहले से थोड़ा हल्का पता लग जाता है कि भूकंप आने वाला है कि नहीं आने वाला है, आएगा तो कितना तीव्रता से आएगा, इससे पता कर लेना। उसके बाद खुला स्थान पे चले जाना जहाँ पर लोग सब नहीं हो, नहीं तो भैया मर जाएँगे घर के नीचे में दब के। अभी तो बच्चा वाला चीज़ है, जब भूकंप आ रहा था आपको पता होगा कितना सर जी बताते थे तकिया सर पे रख लो हैं, पलंग के नीचे घुस जाओ, चौकी के नीचे घुस जाओ, गद्दा रख लो, ये सब बताते थे, ये सब बात है इसमें और क्या है। अगला देखिए, अगला है चंपारण सत्याग्रह का संक्षिप्त परिचय परिचय दिए। एक प्रश्न शायद पिछली बार हो चुका है। ठीक है, मैं फिर से एक बार बता देता हूँ। बिहार में अंग्रेज जो है किसान पर तिनकठिया प्रणाली लागू किया गया था। तिनकठिया प्रणाली में क्या होता है कि किसान को अपना 3/20 हिस्सा पर नील का खेती करना पड़ता था। मतलब यदि उसको 20 कट्ठा ज़मीन है तो उसमें से 3 कट्ठा ज़मीन में उसको नील का खेती करना होता था। अब समस्या ये आ जाती है कि नील का खेती करने से ज़मीन बंजर हो जाता था। 3 साल एक जगह खेती किया तो वो ज़मीन बंजर हो गया। फिर बढ़िया भूमि में जाके 3 साल खेती करेगा तो वो बंजर हो जाएगा। फिर अगला 3 साल मतलब 3 हिस्सा में खेती करेगा तो वो बंजर हो जाएगा। ऐसे करके ज़मीन बंजर होने लगा। तो अब किसान को समस्या आने लगा कि नील का खेती से उसको फ़ायदा भी नहीं होता था, ज़बरदस्ती उससे नील का खेती भी करवा लिया जाता था। उसको फ़ायदा भी नहीं होता था, उसको उसका मतलब जितना पैसा मिलना चाहिए वो भी नहीं मिलता था। तो किसान नील का खेती नहीं करना चाहते थे। इसीलिए चंपारण में गांधी जी को बुलाया और एक आंदोलन कर दिया। जिसको हम लोग चंपारण सत्याग्रह के नाम से जानते हैं। यही चंपारण सत्याग्रह का संक्षिप्त परिचय हो गया। चलिए पढ़ते हैं एक बार। बिहार में अंग्रेजों द्वारा तिनकठिया प्रणाली लागू की गई थी, जिसमें किसान को अपनी भूमि का अपनी अच्छी भूमि लिख सकते हैं का 3/20 हिस्से पर नील की खेती करनी होती थी। नील की खेती से जमीन की उर्वरा शक्ति कम हो जाती थी, नष्ट हो जाती थी, जिससे किसान को बहुत ज़्यादा हानि होती थी। किसान नील का खेती नहीं करना चाहते थे। नील का खेती करने के विरोध में गांधी जी ने 1917 में चंपारण में एक आंदोलन चलाया जिसको हम लोग चंपारण सत्याग्रह के नाम से जानते हैं। कितना आसान है, बताओ कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए इसमें। अगला देखते हैं। अगला है विश्व बाजार से आप क्या समझते हैं? अब देखिए नाम ही लिखा हुआ है, अब बाजार से आप क्या समझते हैं? सर जी, बाजार ऐसा जगह होता है जहाँ पर हम लोगों को मतलब वस्तु खरीदने के लिए मिलता है। अब वस्तु तो सर जी घर पे भी मिल जाता है, इसको बोलेंगे क्या? नहीं, मतलब गाँव इलाका का सब वस्तु लगभग-लगभग मिल जाए तो उसको हम लोग बाजार बोल देंगे। अच्छा, अब बोल रहा है विश्व बाजार। अब विश्व बाजार में क्या होगा? पूरा विश्व का वस्तु वहाँ पर उपस्थित होगा आम लोग को खरीदने के लिए। उसको हम लोग विश्व बाजार बोल देंगे, ठीक है? ये लिखा हुआ है, विश्व बाजार ऐसे बाजार को कहते हैं जहाँ विश्व के सभी देश की वस्तु आम लोगों को खरीदने के लिए उपलब्ध हो। मतलब विश्व का जितना बड़ा जितना देश है, सब देश का वस्तु वहाँ पर उपलब्ध हो। जैसे भारत में भी है जी, आर्थिक राजधानी जो मुंबई है, यहाँ पर भी बाजार आपका विश्व बाजार लगाया जाता है। अगला देखिए, अगला है राष्ट्रीय आय क्या होता है? तो देखिए, याद रखिएगा, 1 साल में टाइम भी लिखा हुआ है, 1 वर्ष में किसी देश में कोई भी देश हो जैसे अपना भारत देश समझ लीजिए, हाँ? अब कोई भी देश में 1 साल में उत्पादित कुल वस्तु का मौद्रिक मूल्य को हम लोग राष्ट्रीय आय बोलते हैं। अरे सर जी, कब बोल दिया? अभी हम समझा रहे हैं बच्चा। ये लो भैया, ये बन गया आपका भारत हल्का-फुल्का जो भी बना। अब देखिए यहाँ ऐसे होना चाहिए। अब मान लो कि भारत में सब कुछ भूल जाओ। मान लो ये कोई देश है, चलो भारत हटाओ। भारत बोलेंगे तो आप कहिएगा सर जी भारत में बहुत चीज़ मिलता है, उतना नहीं समझते हैं। मान लो कि ये कोई देश है, इसमें जो है, इसमें बस
1 केजी चीनी बन रहा है और एगो आपका खिलौना बन रहा है। क्या बन रहा है? खिलौना बन रहा है। अब सर जी, ये जो चीनी है, मात्र इतने बन रहा है बच्चा कि 1 किलो चीनी का दाम है मान लो ₹50 और एगो खिलौना का दाम है मान लो ₹100। अगर आपसे पूछ दिया जाए कि बताओ इस देश का राष्ट्रीय आय कितना होगा, नेशनल इनकम कितना होगा? आपको कुछ नहीं करना है, इन दोनों को जोड़ देना है। सर जी, जितना उस बेच रहा है उतना पैसा हो गया, जितना उसके पास संपत्ति है। तो 100 और प्लस का 50 कितना हो गया राष्ट्रीय आय? ₹150 हो गया। होगा कि नहीं हो गया? इतना ही तो उत्पादन हुआ है। तो यही चीज़ यहाँ लिखा हुआ है। किसी देश में 1 साल में कब 1 साल में बच्चा याद रखिए 1 साल में के अंदर उत्पादित कुल वस्तु और वस्तुओं के मौद्रिक मूल्य को राष्ट्रीय आय कहते हैं। जितना वस्तु उत्पादित हो रहा है उसका रुपया पैसा में जो दाम होगा उसी को हम लोग राष्ट्रीय आय बोलेंगे। अब एक लाइन अपने से बढ़ाने के लिए लिख दिए कि जिस देश का राष्ट्रीय आय जितना अधिक होगा वह देश उतना ही विकसित होगा। जिसके पास जितना ज़्यादा पैसा होगा वो देश उतना विकसित होगा। जिसके पास जितना कम पैसा होगा वो देश उतना कम विकसित होगा। अगला है आर्थिक नियोजन क्या है? देखिए बच्चा इसको समझते हैं। मान लीजिए मान लीजिए कि ये आपका घर है, ठीक है? अब घर में कुछ समस्या उत्पन्न हो गया आपके सामने में। दरअसल बात ये है बच्चा कि घर में आप लोग 3 आदमी हैं। मान लीजिए इसका नाम है ए, इसका नाम है बी और इसका नाम है सी, ठीक है? और ये जो है ये बेचारी लड़की है। अब समझिएगा थोड़ा-सा जो जनरल बात है, सोच की बात है, आपको समझ में आ जाएगा। ये जो है ये लड़का बीमार है। बीमार इतना है कि इसको अभी ₹1,00,000 चाहिए इलाज कराने के लिए। नहीं इलाज कराएगा तो कुछ दिन में मर जाएगा बेचारा। बी जो है, बी आपका अभी पढ़ाई कर रहा है और इसका भी ट्यूशन फीस लगभग में ₹50,000 हो जाता है, मतलब सब पढ़ा साल भर में 50,000 खर्चा हो जाता है। और सी आपकी लड़की है, ये भी पढ़ाई कर रही है और बात क्या है कि ये भी पढ़ाई करती है, तो इसको भी एक 1 साल में ₹50,000 का इस पे खर्चा आ जाता है। अब आप है इसके मतलब समझ लीजिए कि आप है इसके गार्जियन, ठीक है? आप इसके गार्जियन, दादा-दादी अपने को जो बनाना है बना लीजिए। अब आप ही बताइए आपका इनकम है कि आप 1 साल में 1 वर्ष में आप लगभग-लगभग ₹1,00,000 कमाते हैं। कितना? 1 साल में ₹1,00,000 मान लीजिए ऐसा, ठीक है जी? मान लीजिए मैं पहले ही कर रहा हूँ मान लीजिए। अब 1 साल में आप ₹1,00,000 कमाते हैं। अब आपके पास जो है तीनों बच्चा का ज़िम्मेदारी, ए का भी, बी का भी, सी का भी। अब पहले आप क्या कराएँगे सर जी? आपके पास तो 3 काम है अभी। अभी आपके पास 3 काम है। पहला पहला ये बीमार का इलाज भी करवाना है, पहला बच्चा को भी पढ़ाना है, दूसरा लड़की को भी पढ़ाना है। तो सबसे पहला काम आप क्या करेंगे? पहले आप बीमार का इलाज कराएँगे या लड़के को पढ़ाएँगे या लड़की को पढ़ाएँगे? सबका उत्तर आएगा, सर जी पहले हम इलाज कराएँगे, इलाज तो ज़रूरी है। भैया पढ़ाई बाद में भी कर सकता है, लेकिन इलाज तो अभी होना चाहिए, नहीं तो टाइम भूल जाएगा बेचारा का। तो इसका मतलब हुआ कि आपने प्रायोरिटी दिया, आपने किसी काम को प्राथमिकता दिया, है कि नहीं? आपने बताया कि सर जी हम ये काम पहले करेंगे, ये काम उसके बाद, ये काम उसके बाद, है कि नहीं? ऐसा ही तो होगा। पहले आप इलाज कराइएगा, किसका जी? पहले आप बीमार आदमी का इलाज कराएँगे, फिर अगला साल इनकम आएगा तो फिर धीरे-धीरे लड़का का पढ़ाई लगाएँगे, फिर लड़की का, यही तो होगा। खेतों का समाज में जनरली यही होता ही है। यही चीज़ अगर देश करने लगे, देश अपना प्राथमिकता निश्चित करने लगे, देश बताने लगे कि हमको क्या पहले करना है, क्या बाद में करना है और उस हिसाब से अपने पास जो पैसा है, उसके पास जो संसाधन है, उसका उपयोग करे। इसी को हम लोग बोलते हैं आर्थिक नियोजन। मतलब रुपया-पैसा को हिसाब-किताब से खर्च करना, पहले पता लगा लेना कि क्या चीज़ का ज़रूरी है। अब आप ही सोच लीजिए, मान लीजिए कि कोई एगो पदार्थ निकला ज़मीन के भीतर से और इसका उपयोग जो है कोरोना के वैक्सीन बनाने में किया जा सकता था और इसका उपयोग मोबाइल बनाने में भी किया जा सकता था, 2 चीज़ में उपयोग किया जा सकता था। एक तो आपका इसका कोरोना का वैक्सीन बन जाए और दूसरा मोबाइल। अब अभी आपका चल रहा है कोरोना का दौर, मान लीजिए कि अभी कोरोना वायरस पूरा देश में फैला हुआ है। इसका क्या बनाना चाहिए? इस पदार्थ का क्या बनाना चाहिए? वैक्सीन की मोबाइल? सब कोई कहेंगे वैक्सीन बनाना चाहिए क्योंकि यही प्राथमिकता है, यही प्रायोरिटी है, यही लिखा गया है। राष्ट्र की प्राथमिकताओं के अनुसार देश के संसाधनों का विभिन्न विकास वाले कार्य में प्रयोग करना ही आर्थिक नियोजन कहलाता है। देश का जो प्राथमिकता है मतलब कौन काम उसको पहले करना है, कौन काम उसको बाद में करना है, इसके हिसाब से देश में जो भी संसाधन है, देश का जो भी इनकम है, पैसा है, रुपया जो भी है कोई भी सामान है, उसका प्रयोग करना इसी को हम लोग आर्थिक नियोजन कहते हैं। उम्मीद है आपको क्लियर हो गया होगा। अगला देखेंगे, अगला ये सब फैक्ट वाला क्वेश्चन है बच्चा, रिक्वेस्ट है याद कर लेंगे। विश्व व्यापार संगठन से आप क्या समझते हैं? तो देखिए, विश्व व्यापार संगठन जो है अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। मतलब ये केवल भारत में ही नहीं है, पूरे विश्व में फैला हुआ संगठन है। इसकी स्थापना 1995 में हुई थी। इस संगठन का उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बड़ा बनाना है। मतलब देखिए पूरा ये सब देश एक-दूसरे के साथ में व्यापार करता है। ये व्यापार जितना बढ़ेगा, देश का आमदनी, इनकम, विकास उतना ज़्यादा होगा। सब चीज़ तो व्यापार पे ही टिका हुआ है। तो इसीलिए संगठन बनाया गया 1995 में, इसका नाम दिया गया विश्व व्यापार संगठन और ये पूरा प्रयास कर रहा है कि कैसे करके जो है पूरा व्यापार को बड़ा बनाया जाए, व्यापार को उदार बनाया जाए। अगला है साख से आप क्या समझते हैं?
अब देखिए साख आप लोग बैंक वगैरह में जाएँगे तो वहाँ साख वगैरह वगैरह प्रयोग होता है। साख का बेसिकली अर्थ विश्वास या भरोसा करना होता है, इसी पे लोन वगैरह आपको दिया जाता है। साख पर लोन देने में भुगतान की राशि को एक निश्चित समय के लिए टाल दिया जाता है। अब मान लीजिए अभी आप गए सरकार से लोन लेने के लिए, तो ये सरकार आप पे भरोसा करके आपका कुछ संपत्ति को गिरवी रख करके आपको पैसा दे देती है और आप जो इसको पैसा दीजिएगा वापस इसको एक निश्चित समय के बाद दीजिएगा या मान लीजिए आप कोई दुकानदार हैं और आपके पास कोई ग्राहक आया। अब यदि वो ग्राहक अनजान है, कहीं दूसरी जगह से आया है, तो आप उसको उधार नहीं देंगे। यदि वो आपके आस-पड़ोस का है, जिस पे आपको भरोसा है कि भैया ये आके दोबारा पैसा दे देगा, उसको आप लोग जो है सामान दे देंगे। इससे क्या हुआ पैसा आपको बाद में टाल दिए कि भैया बाद में दे दीजिएगा पैसा, बाद में दे देंगे पैसा, यही तो हुआ। ये लिखा है भुगतान की राशि को मतलब पैसा को एक निश्चित समय के लिए इसमें टाल दिया जाता है। लास्ट प्रश्न है अर्थव्यवस्था। अब देखिए, अर्थव्यवस्था एक प्रक्रिया होती है, जिसमें लोग अपना जीवन को बेहतर बनाने के लिए सामान को खरीदते हैं, बनाते हैं, बेचते हैं और फिर खरीदते हैं। यही सब चीज़ होता है। अर्थव्यवस्था क्या है? एक प्रक्रिया है जिसमें लोग अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए, बेहतर बनाने के लिए वस्तु को बनाते हैं, वस्तु को बेचते हैं और उसी को खरीदते हैं। भैया एक बनाएगा, बेचेगा तो कुछ तो खरीदेगा ना। और भारत में कैसी अर्थव्यवस्था है? मिश्रित अर्थव्यवस्था। देखिए अर्थव्यवस्था में 3 प्रकार होता है आपका। एक होता है आपका समाजवादी, ठीक है? एक होता है आपका पूंजीवादी और एक होता है आपका मिश्रितवादी। अब समझेंगे बच्चा। समाजवादी में जितना संसाधन होता है, जितना चीज़ होता है, उस पर सरकार का नियंत्रण होता है। पूंजीवादी में जितना देश का संसाधन होता है, उस पर जो है निजी प्राइवेट का जो है उस पर अधिकार होता है और मिश्रित में सरकार का नियंत्रण होता है और प्लस में निजी का भी भागीदारी होता है, थोड़ा-मोड़ा निजी कंपनी भी इसमें सहयोग करती है। जैसे भारत में निजी कंपनी मतलब प्राइवेट ब ग सेक्टर भी है और आपका सरकारी काम भी हो रहा है कि नहीं? चलिए, तो आज भी हम लोग कक्षा 10 का 10 इम्पोर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन किए आपका 2 नंबर वाला प्रश्न किए। उम्मीद है आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होगी। तो बच्चों रिक्वेस्ट है आपसे कि क्लास को एक लाइक कर देंगे और जो बच्चे नए जुड़े थे चैनल से वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देंगे, ठीक है? तो मिलेंगे आपसे अगली कक्षा में इसी के प्रश्नों को आगे करते हुए, तब तक हँसते रहेंगे, मुस्कुराते रहेंगे। जय हिंद, जय